हेलो बच्चों, आज हम लोग अध्याय 10 ध्वनि का अभ्यास देखेंगे। और अगर आप लोग को इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचरित हो सकती है केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। देखिए, हम लोग जितने भी क्वेश्चंस अभी करेंगे आप लोग देखिएगा कि उन सारे के आंसर्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे। हम बता रखे हैं, तो बस नोट्स काफ़ी, आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्वनि संचरित हो सकती है, तो हम लोग पढ़े ध्वनि किस चीज़ से, ध्वनि को संचरित होने के लिए कोई ना कोई माध्यम की ज़रूरत होती है, या फिर वो ठोस हो या द्रव्य हो या गैस हो। तो घ नंबर सही हो गया हमारा सही उत्तर। और फिर निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। इसमें से ये जितने भी ध्वनियाँ दी इसमें से सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी। आवृत्ति क्या होती है? एक सेकेंड में होने वाली कंपनों की संख्या, है ना। वही निर्धारित करती है किस चीज़ को, तारत्व को या तीक्ष्णता को। ठीक है, तो पहला है छोटी लड़की की, फिर है छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। सबसे कम किस में होगी? तो बच्चा सब जो होता है उसका भी पिच हाई होता है और महिला का भी पिच हाई होता है एज कम्पेयर टू पुरुष की अपेक्षा में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा पुरुष की। सबसे कम आवृत्ति होगी पुरुष की ध्वनि की। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने ट्रू, टी मतलब ट्रू, तथा गलत के सामने फॉल्स एफ पर निशान लगाइए। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। ध्वनि क्या निर्वात में, निर्वात मतलब क्या होता है? खाली स्पेस, वैक्यूम, खाली स्पेस वैक्यूम। तो क्या खाली स्पेस में ध्वनि संचरित हो सकती है? नहीं। इसी वजह से तो स्पेस में कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगा एक दूसरे को, जो बाहर स्पेस होता है। तो इस वजह से ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो हाँ, ये सही है। तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, ये हो गया ट्रू। फिर है, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। नहीं, एक सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को हम उसकी आवृत्ति कहते हैं, आवर्तकाल नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। अगर यदि कंपन का आयाम अधिक है, मतलब अगर कोई जो कंपन कर रहा है वस्तु, उसका जो कंपन है उसका आयाम अधिक है। आयाम क्या होता है? ये जो मध्य स्थिति है उससे सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब मध्य स्थिति से सबसे दूरी, अधिकतम दूरी जो वो तय किया, इसे कहते हैं हम लोग आयाम। तो अगर आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होगी, गलत बात है। अगर आयाम अधिक होगी तो ध्वनि क्या होगा? प्रबल होगा, है ना। तो ये क्या हो गया? आयाम अधिक है तो ध्वनि प्रबल होगी। ये हम लोग पढ़े थे नोट्स में, अगर आप भूल गए तो देख लीजिएगा प्लीज़। तो ये भी हो गया फॉल्स, मंद नहीं होगी, प्रबल होगी। प्रबल होगी। मानव कानों के लिए श्रव्यता का प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। तो मानव कान कितने से कितने हर्ट्ज तक के ध्वनि को सुन सकते हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज। और ये क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, तो सही है। इतने को ही सुन सकते हैं, ना तो हम इससे कम को सुन सकते हैं, ना ही हम इससे ज़्यादा को सुन सकते हैं। ठीक है, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग का जिसका आई साइट ठीक रहता है वो चांद को भी देख सकता है, चांद सूरज जो बहुत दूर है उसको भी देख सकता है। लेकिन किसी की आँख में प्रॉब्लम होता है तो वो लिमिटेड हो जाता है उसका दिखाई देना। मतलब किसी को कम दूर दिखाई, किसी की आँख में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि उसे ज़्यादा दूर दिखाई नहीं देगा, किसी की आँख में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि उसे नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो उसी तरह हमारे सुनने की शक्ति, हमारे जितने भी नॉर्मल ह्यूमन बींग है, जितने भी नॉर्मल इंसान है, मानव है, सब कोई सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि ही सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा का अगर ध्वनि कोई बगल में कर रहा है नॉइस तो हमें सुनाई नहीं देगा। ठीक है, और उससे कम भी अगर हो रहा है तो हमें सुनाई नहीं देगा। तो ये ट्रू हो गया। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। कंपन की आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति वही एक सेकेंड में होने वाले दोलनों की संख्या। ठीक है, तो कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। गलत बात है, कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अब आवृत्ति ज़्यादा होगा
तो तारत्व अधिक होगा। सॉरी, आवृत्ति जितनी, हाँ, आवृत्ति जितना ज़्यादा होगा तारत्व उतना ही अधिक होगा। तो ये बात गलत हो गया, कम नहीं, यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा, क्या बोले थे कि कोई पतली सी लड़की है, वो अपने माध्य स्थिति से यहाँ से मान लो काम कर किचन में गई, फिर घर में आई, फिर किचन में ऐसे 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 जल्दी 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 कर रही है, तो वो पतली सी लड़की, तीखी सी, तीखी ध्वनि वाली एकदम, मतलब पतली सी, जल्दी जल्दी काम कर रही है, जल्दी 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 जल्दी, एक सेकेंड में बहुत बार इधर उधर चली गई। ठीक है, इस तरह से याद करवाए थे। तो ये हो गया फॉल्स। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। जो हम लोग को सुनने में अच्छा नहीं लगता उसको संगीत कहते हैं, गलत बात है। उसे तो ध्वनि प्रदूषण, शोर कहते हैं ना, उसे तो शोर कहते हैं। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। फिर ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। हाँ, ध्वनि प्रदूषण की वजह से हम लोग को हो सकता है ना कि स्थायी या अस्थायी रूप से सुनने की शक्ति कम हो जाए, है ना। तो ये ट्रू बात है। आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। आंशिक मतलब पार्शियल, आंशिक मतलब अंश होता है ना, अंश, किसी भी चीज़ का छोटा सा अंश, मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा। तो पार्शियल मतलब आधा, थोड़ा, ऐसा। तो श्रवण अशक्तता मतलब उसे कम सुनाई देने लग सकता है। ठीक है, अस्थायी या अस्थायी रूप से कम सुनाई देने लगेगा। ठीक है, पूरी तरह से बंद नहीं होगा, थोड़े बहुत कम सुनाई देने लगेगा। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु द्वारा एक दोलनों को पूरा करने में लिए गए समय को डैश कहते हैं। कोई भी वस्तु एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आवर्तकाल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हम आवर्तकाल लिख देते हैं, आवर्तकाल। सॉरी, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है। प्रबलता, जो प्रबलता होती है, लाउडनेस, वो किस चीज़ से निर्धारित की जाती है? बताओ, सोचो। तो प्रबलता किस चीज़ से निर्धारित की जाती है? आयाम से। आयाम क्या होता है? अपने माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी जो तय हुआ, माध्य स्थिति से अधिकतम कितना ऊपर गया, कितना आगे गया, कितना पीछे गया। आवृत्ति का मात्रक डैश है। आवृत्ति क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, है ना। उसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। अवांछित ध्वनि को डैश कहते हैं। जो हम लोग को सुनने में अच्छी नहीं लगती उस ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं, है ना। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की डैश से निर्धारित होती है। ध्वनि की तीक्ष्णता, ध्वनि कितना तीक्ष्ण है, कितना तीखा है, वो किस चीज़ से निर्धारित होती है? आवृत्ति से। एक दोलन 4 सेकेंड में, ये प्रश्न नंबर 5, एक दोलन 4 सेकेंड में 40 बार दोलन करता है एक दोलक। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आवर्तकाल क्या होता है? ये एक दोलन को करने में लिया गया समय। ठीक है, और आवृत्ति क्या होता है? 1 सेकेंड में होने वाला दोलन। ठीक है, तो 4 सेकेंड में दोलन की संख्या कितना है? 40। 4 सेकेंड में दोलन की संख्या 40 होती है, तो 1 सेकेंड में कितना दोलन होगा? मान लो, खुद से सोचो, इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि 4 सेकेंड में कितना दोलन किया? 40। तो 1 सेकेंड में कितना दोलन करेगा? 40/4 मतलब 10। तो 1 सेकेंड में होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, इसलिए इसकी आवृत्ति हो जाएगी 10 हर्ट्ज। फिर आवर्तकाल क्या होता है? किसी दोलन के एक पूरे चक्कर को पूरा करने में लगाने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। तो देखिए, 10 दोलन को पूरा करने में समय कितना लग रहा है? 1 सेकेंड। अभी हम निकाले ना कि 1 सेकेंड में 10 दोलन हो रहा है, 1 सेकेंड में 10 दोलन हो रहा है, मतलब 10 दोलन को करने में 1 सेकेंड लग रहा है। तो एक दोलन को पूरा करने में कितना सेकेंड लगेगा? 1/10 सेकेंड लगेगा। 1/10 को हम क्या लिखेंगे? 0.1 सेकेंड। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, समझ ना आ रहा हो, तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से समझा देंगे। एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना है? 500 कंपन में, तो देखिए, एक मच्छर अपने पंखों को 500, देखो 1 सेकेंड में 500 कंपन कर रहा है। ठीक है, उसका पंख जो है, मच्छर का पंख, ठीक है, की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना है? आवर्तकाल कितना है? तो आवर्तकाल पूछ रहा है, मतलब कि एक कंपन को करने में समय कितना लग रहा है। तो 500 कंपन को करने में कितना सेकेंड लग रहा है? 1 सेकेंड लग रहा है।
तो एक कंपन को करने में कितना सेकंड लगेगा, 1/500 मतलब 0.002 सेकंड। ठीक है, ये हमारा आवर्तकाल हो गया। निम्न वाद्य यंत्रों में से उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। देखिए, ध्वनि उत्पन्न हो रहा है किसी अगर वाद्य यंत्र से, तो मतलब उसमें कंपन हो रहा है, तो उसमें कौन सा भाग कंपन हो रहा है, कंपित होता है। तो देखिए, कंपित तो उसका मोस्टली कोई एक पार्ट होता है, लेकिन उसकी वजह से लगभग पूरा वाद्य यंत्र ही कंपन करता है, फिर ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन वो मेन कौन सा पार्ट है, तो वो ढोलक में क्या होता है, तनी हुई झिल्ली। ढोलक देखिए हो ना, ढोलक में साइड साइड से दोनों तरफ से क्या रहता है, मेम्ब्रेन, कोई भी आवरण रहता है जो एकदम तना हुआ टाइट सा रहता है, उसी पे डम डम मारता है तो बजता है। सितार, सितार में तने हुए तार, सितार में देखते हो तार जैसा रहता है, उसको ऐसे टच करते हैं तो वो आवाज़ ध्वनि उत्पन्न होता है। बांसुरी में देखो, वायु स्तंभ, बांसुरी जो हम लोग बजाते हैं उसमें क्या रहता है, एक स्तंभ मतलब होता है स्तंभ मतलब कोई भी जैसे रॉड वॉड कुछ भी, तो स्तंभ जैसा ऐसा रहता है, रॉड जैसा, और उसमें बीच बीच में छेद होता है। ठीक है, और इसमें से वायु पास कर सकता है। तो ये जो वायु स्तंभ है, इसकी वजह से बांसुरी में ध्वनि उत्पन्न होता है। शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है, शोर और संगीत में क्या अंतर है पूछ रहा है, और क्या कभी शोर संगीत बन सकता है, तो देखते हैं। शोर, अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती है, पहला पॉइंट है। इसको किसी भी क्वेश्चन को ऐसे डिफरेंस जो पूछे ना, अंतर पूछे, उसको ना पॉइंट में लिखा कीजिए, ऐसे लाइन बनाकर, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आपका कॉपी देखने में अच्छे लगता है और टीचर्स भी अच्छे मार्क्स देते हैं। अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती है, पहला तो हम डेफिनेशन लिख दिए। सुस्वर ध्वनियाँ जो कानों को सुखद लगती है उसे संगीत कहते हैं। फिर शोर क्या होता है, अनियमित और अव्यवस्थित, मतलब ये अनियमित, कोई नियम नहीं, मतलब नहीं, कोई सुर ताल कहीं नहीं बैठा हुआ है, कहीं कोई भी सुर है, कोई भी ताल है, मतलब होता है ना, गायकर लोग को पता होता है कि इतने पे ये इतने पे होना चाहिए था, ये थोड़ा कम होना चाहिए था, इस स्केल पे होना चाहिए था, तो मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ भी कहीं कोई मतलब कोई नियम ही नहीं है, किसी के बीच में कोई लय ही नहीं है, व्यवस्थित ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, ये नियमित और व्यवस्थित होता है। बहुत प्रबल होता है, शोर जो होता है उसका लाउडनेस बहुत ज़्यादा होता है, प्रबलता इसकी कम होती है संगीत की। उदाहरण में आ गया वाहनों की ध्वनियाँ, मशीनें, लाउडस्पीकर आदि की ध्वनियाँ। इसमें उदाहरण में आ गया हारमोनियम, सितार, बांसुरी, पियानो की आवाज़। ठीक है, यदि कोई संगीत अति प्रबल हो जाए, ध्वनियों के आवृत्तियों के बीच कोई अनुपात ना हो और कानों को अप्रिय लगने लगे, तो वह संगीत शोर बन जाता है। यदि कोई संगीत अति मतलब कोई म्यूज़िक वही बज रहा है लेकिन वो बहुत लाउड कर दे हम, ठीक है, ध्वनियों की आवृत्तियों के बीच मतलब कोई अनुपात ना हो, मतलब कि जैसे खाना बनाते वक्त हम पिछले लास्ट चैप्टर में भी हम समझाए थे कि जैसे खाना बनाते हैं तो हम लोग सब कुछ को एक अनुपात में, रेशियो में डालते हैं कि नमक कितना होना चाहिए, हल्दी इतना होना चाहिए, कुछ भी ज़्यादा या कम हो जाएगा तो सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। वैसे ही आवृत्तियों के बीच भी अनुपात होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज़ के बीच भी अनुपात होता है। अगर वही वो अनुपात ही ना रहे और हम लोग को सुनने में अच्छा ना लगे, गाना चुभने लगे, इतना ज़्यादा लाउड हो और आवृत्तियों के बीच कोई अनुपात ना हो, तो वह संगीत शोर बन जाता है। ठीक है, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत की सूची मतलब किस किस चीज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है, तो वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, पटाखों का फटना, मशीनें, लाउडस्पीकर, टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के उपकरण, कूलर, वातानुकूलन, ये सब हम नोट्स में पढ़े थे। ठीक है, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। वर्णन कीजिए मतलब बताइए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक, किस प्रकार से ये मानव को हानि करता है। तो ध्वनि प्रदूषण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण होता है, जैसे अनिद्रा, नींद नहीं आता है, अति तनाव, बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, स्ट्रेस होने लगता है, अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से सुनने की क्षमता कम हो जाती है, सुनने की क्षमता कम हो सकती, थोड़े दिन के लिए कम हो गया फिर हमेशा के लिए ही कम हो गया हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं, उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क के 3 गली छोड़ कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। देखिए, एक तो आपको रोड के बगल में मिल रहा है, फिर एक 3 गली छोड़कर अंदर में मिल रहा है, तो आप कौन सा देंगे सुझाव खरीदने का। तो देखिए,
मैं अपने माता पिता को सड़क से 3 गली छोड़कर मकान लेने का सुझाव दूंगी। ठीक है, अब वो क्यों, वो देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण जो कि वाहनों की, देखिए जब एक ही क्वेश्चन में दो तरह का क्वेश्चन पूछा, जैसे कि ये कि कहाँ का कौन सा घर लेने का प्रस्ताव देंगे, फिर दूसरे में क्या पूछा है, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। व्याख्या तो एक, जब हम आंसर दे देना तो उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर लेना चाहिए, इससे आपका आंसर अच्छा लगने लगता है। ध्वनि प्रदूषण जो कि वाहनों की ध्वनियाँ और अन्य उद्योगों की वजह से होता है, वह सड़क से दूर स्थित मकान में कम होगी। देखिए सड़क से नज़दीक होगा तो वाहनों की ध्वनियाँ बहुत ज़ोर से आएंगी, फिर वहाँ पे कोई हो सकता है फैक्ट्री वैक्ट्री भी लगा हो, तो वो सब दूर हो जाएगा ना, थोड़ा 3 गली छोड़ कर लेंगे तो ध्वनि प्रदूषण वहाँ पे कम होगा। मानव या वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य को की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाने का है, तो ये वाला भी अपलोड कर दिए हैं, मानवों में वाक्य यंत्र, और ये वाला भी। आप ये वाला नहीं भी करें तो चलेगा, ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए, अब इसको समझाए तो थे ही उस दिन क्या क्या है सब। तो ये दोनों जो है, ये और ये क्या है, वाक तंतु है, ठीक है, जो जिसमें कंपन होकर ध्वनि उत्पन्न होती है। ये है श्वास नली, अंदर से श्वास नली, हाँ श्वास नली मतलब इसी से हवा पास होता है, ठीक है। ये उपास्थि, अस्थियाँ होती है ना, हड्डियाँ, वही उपास्थि होती है, हड्डियों की तरह ही होती है पर थोड़ी लचीली होती है, उसे उपास्थि कहते हैं, कार्टिलेज, ठीक है। फिर आ गया वाक्य यंत्र। वाक्य यंत्र अथवा कंठ ध्वनि उत्पन्न करता है, इसके बारे में कुछ लिखने के लिए। वाक्य यंत्र या जिसे हम कंठ भी कहते हैं, वो ध्वनि उत्पन्न करता है। यह श्वास नली के ऊपर स्थित होता है, ठीक है, श्वास नली के ऊपर होता है। इसके आर पार देखो, यहाँ पे इस चित्र में यही दिखाया हुआ है कि श्वास नली के ये ऊपर होगा, यहाँ पे जो चलते निकलते वक्त चलता हुआ प्रतीत होता है। इसके आर पार 2 वाक तंतु होते हैं, जिसके बीच में वायु को निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। इसके आर पार मतलब ये जैसे हवा ऐसे जा रहा है और ऐसे करके होगा, तो इसके इस पार से लेकर इस पार तक 2 वाक तंतु होते हैं, जिसमें से एक संकीर्ण मतलब एक छोटा सा होल जैसा होता है, जिससे कि हवा पास होगा, ठीक है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। नीचे से जब लंग्स, हमारा फेफड़ा, वायु को बलपूर्वक बाहर निकाल रहे होते हैं ना, तो वाक तंतु कंपित होने लगते हैं, मतलब इस पे लोड पड़ता है, ऐसे एकदम तने हुए होते हैं तो इस पे जोर पड़ता है, हवा जब जा रहा होता है तो ये कंपन करने लगते हैं। और कंपन से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, बस हो गया, कहीं भी कंपन होगा वहाँ ध्वनि उत्पन्न होगी। वाक तंतुओं में के तना हुआ या ढीला होने से भिन्न भिन्न प्रकार की वाक ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर वाक तंतु तना हुआ है तो अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न होगी, या फिर वाक तंतु अगर ढीला है तो अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न होगी। तो कितने तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है पता है ना आप लोग को। तो मतलब अगर ढीला है तो अलग तरह का होगा, तना हुआ है तो अलग तरह का होगा। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। देखिए ऊपर तड़ित क्या होता है, तड़ित मेघ गर्जन, देखिए इल्म वो जो लाइटनिंग होती है ना, उसे तड़ित कहते हैं। जो एकदम बिजली चमकता है, जो हम लोग को दिखाई देता है, तो हम लोग को पहले बिजली चमकता है, तड़ित कहते हैं। मेघ गर्जन जो बादलों के गर्जन का आवाज़ होता है, एकदम चूड़ का आवाज़ आता है, जो हम कान बंद कर लेते हैं, वो दोनों, उसे मेघ गर्जन कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही समय पे होता है, लेकिन हमें तड़ित पहले दिखाई देता है, मतलब हमें पहले लाइटनिंग दिखाई देती है, हमें पहले दिखाई देता है कि कोई एकदम चूड़ सा, मतलब बिजली चमका, उसके बाद आवाज़ आता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ये पूछ रहा है कि दोनों एक ही समय पे होता है पर हमें क्यों पहले बिजली चमकती है वो पहले क्यों दिखाई देती है। आकाश में तड़ित तथा, इसका उत्तर है, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है, लेकिन हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। यह प्रकाश और ध्वनि की अलग अलग गति होने के कारण होती है। मेन लाइन क्या है, यह प्रकाश और ध्वनि की अलग अलग गति होने के कारण होती है। देखिए प्रकाश जो है, देखिए वो जो लाइटनिंग है, जो बिजली चमका, वो बिजली क्या है, एक तरह का बिजली क्या है, लाइट ही है ना, प्रकाश ही है ना, तो वो प्रकाश हुआ। और जो मेघ गर्जन का आवाज़ हमें सुनाई दिया
बादल गरजने का, वो एक तरह का ध्वनि है, ठीक है। तो प्रकाश और ध्वनि की अलग अलग गति होती है, मतलब दोनों अलग अलग स्पीड से चलता है। मान लो दो कोई आदमी है, प्रकाश भी कोई आदमी है, ध्वनि भी कोई आदमी, वो दोनों अलग अलग स्पीड से चलता है, ठीक है। उन दोनों की स्पीड अलग अलग होती है, गति मतलब होती है स्पीड, तो उन दोनों की स्पीड अलग होने की वजह से हमें ऐसा होता है कि पहले प्रकाश दिखाई देती है, फिर ध्वनि। प्रकाश की जो गति होती है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, स्पीड ज़्यादा होता है, इसीलिए वो पहले हमें दिखाई देता है। और ध्वनि की गति कम होती है, इसलिए वो हमें बाद में दिखाई देता है। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मतलब आप याद कर ले तो अच्छा है, वैसे भी आगे भी ज़रूरत पड़ेगा, आगे क्लासेस में भी, तो याद ही कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। प्रकाश की गति होती है हवा या निर्वात में, मतलब प्रकाश जो होता है लाइट, उसकी गति होती है हवा में या फिर निर्वात में, लगभग सेम ही होता है। निर्वात में या हवा में लगभग सेम ही होगा, ठीक है, समझ आया। निर्वात में थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा लगभग लगभग सेम ही होता है, एकदम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर, मतलब समझ आ रहा है? 10⁸ मतलब 10 के ऊपर 8 जीरो, 8 जीरो, 3 4 5 6 7 8 इंटू 3, इतना इतना ज़्यादा स्पीड होगा, समझ आ रहा है? तो इतना ज़्यादा स्पीड होगा प्रकाश की गति, ठीक है। और जो प्रकाश की गति हो गया, फिर उसके बाद क्या है हमारा? मेघ गर्जन। जो ध्वनि की गति है वो बहुत कम होती है, ठीक है, वो 330 के आसपास ही होती है बस। मतलब सोचो कि बस वो 330 मीटर पर सेकेंड से ही ध्वनि चलता है हवा में, ठीक है। हवा में और धीरे चलता है, और क्योंकि उसको ना कोई मतलब चाहिए चलने के लिए, वो अकेले नहीं चल सकता। मतलब मान लो कि बिना छड़ी के वो चल नहीं सकता, तो हवा में थोड़ा कम, फिर उससे ज़्यादा होगा द्रव में, पानी में, और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, ठीक है।